बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया रिलेशंस ऑफ मेटल। उसके अंदर हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज को जो है वो देख लिया। इसके बाद हमने रिएक्टिविटी सीरीज को जो है वो डिस्कस किया कि रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो क्या होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। ये यूज है रिएक्टिविटी सीरीज का, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अच्छा रिएक्शन क्या होता है? कोई भी ऐसा चेंज, ठीक है, जो किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन को चेंज कर दे, जो किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन को चेंज कर दे, उसे हम केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक आयरन मौजूद होता है, लोहे को जंग लग जाता है, इसका मतलब यह है कि उसकी कंपोजिशन के अंदर फर्क आ जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं कि ये केमिकल चेंज है या फिर केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन की 5 टाइप्स होती है केमिकल रिएक्शन की, जो इंशाल्लाह ताला आप क्लास 9 के अंदर पढ़ेंगे। इस वक्त जो हमें पढ़ना है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है कि जिसमें जो रिएक्शन होता है उसमें एटम जो है अपनी जगह को रिप्लेस करता है, ठीक है, अपनी जगह जो है चेंज करता है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक कॉपर सल्फेट है वो सॉल्यूशन है, इसके अंदर मैं एक आयरन का जो है वो नेब यानी कील जो है लोहे का एक कील जो है डालूंगा। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि ये जो आयरन है, ठीक है, पहले सिंगल था, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें से जो सल्फेट है वो उसकी जो कोटिंग है वो आयरन के ऊपर होना शुरू हो जाती है और ये आयरन सल्फेट बन जाता है, आयरन सल्फेट और प्लस कॉपर। अब ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या हुआ है, ये जो सॉल्यूशन था, ये कॉपर सल्फेट जो था, ये कंपाउंड था, इसमें से सल्फेट ने अपनी जगह रिप्लेस कर दी और किसके पास चला गया? आयरन के पास, ठीक है। एक कॉपर सल्फेट हम सॉल्यूशन लेंगे और उसमें एक आयरन नैन यानी लोहे का एक कील डालेंगे, तो ये बड़ा स्लो रिएक्शन होगा, लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा कि आयरन पर कोटिंग हो जाएगी सल्फेट की और कॉपर का जो सॉल्यूशन है वो अलग रह जाएगा। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिर्फ उसी सूरत में होगा जब वो मेटल जो कि हम सॉल्यूशन के अंदर डाल रहे हैं, इसमें हमने कौन सा मेटल डाला? आयरन, ठीक है, इस सॉल्यूशन के अंदर डाला, वो इस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर अगर हायर होगा तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। अगर जैसे मिसाल के तौर पे ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है, अब यहाँ आयरन है, वेयर इज आयरन? यहाँ पे मैंने इसको वही रिएक्टिविटी सीरीज मैंने इसका पूरा एलिमेंट्स के नाम भी लिखे, बल्कि उसके सैंपल्स लिखे हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। अब जरा हम देखते हैं आयरन, वेयर इज आयरन? Fe, ठीक है। और जो सल्फेट, जो सल्फेट सॉल्यूशन था वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, वेयर इज कॉपर? कॉपर यहाँ पर है। इसका मतलब यह है कि जो हमने मेटल डाला है वो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर उस सॉल्यूशन से ऊपर आता है, इसका मतलब आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो अगर मैं कोई ऐसा मेटल इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर डालूंगा जो लोअर द रिएक्टिविटी सीरीज होगा तो फिर ये रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है जी। ये रिएक्शन कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉपर सल्फेट प्लस आयरन इज इक्वल टू आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। इस तरह के हम फिगर भी रिएक्शन जो है ट्राई कर सकते हैं। आपकी बुक के अंदर इसका पूरा एक चार्ट दिया हुआ है कि कब जो है कौन सा रिएक्शन होगा। अगर मैं मिसाल के तौर पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और मैं उसमें गोल्ड का मेटल जो है गोल्ड डालता हूं तो फिर ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि गोल्ड जो है वो उसकी रिएक्टिविटी कम है, ठीक है जी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोरोजन। कोरोजन किसे कहते हैं? देखिए मेटल्स जो है वो आमतौर पर उसके हमने तमाम प्रॉपर्टीज देखी कि मेटल जो है बड़े यूजफुल होते हैं, हमारी आम रूटीन के अंदर उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो सकती है, हीट पास हो सकती है, ठीक है।
शाइनी, उसकी सरफेस जो शाइनी होती है। लेकिन तमाम मेटल्स के साथ एक मेजर प्रॉब्लम है। वो मेजर प्रॉब्लम क्या है? वो मेजर प्रॉब्लम का नाम है कोरोजन। क्या होता है कोरोजन? इसका मतलब है कि मेटल जब खराब हो जाता है, ठीक है, तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, डैमेज ऑफ मेटल। अब मेटल कैसे खराब होता है? जब उसका रिएक्शन यानी मेटल की सरफेस पे जब किसी दूसरे केमिकल से, मिसाल के तौर पे एयर, वाटर और एसिड, जब ये तमाम चीजों का रिएक्शन मेटल के साथ होता है तो फिर मेटल क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, अपनी साख जो खो देता है। सबसे पहले मेटल जो है वो अपनी उसकी जो शाइनी सरफेस होती है वो खत्म हो जाती है और इसके बाद जो मेटल आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाता है। जैसे हमने लास्ट टाइम जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने तमाम मेटल्स की जो रिएक्टिविटी थी वो देखी थी कि वाटर के अंदर कैसा रिएक्ट करते हैं और एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो हमने इसमें कुछ ऐसे मेटल्स भी थे जो कि अनरिएक्टिव मेटल्स कहलाते हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। लेकिन जो अनरिएक्टिव मेटल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो लिहाजा अब ये जो कोरोजन से जो मेटल्स खराब हो जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए हमें बहुत सारे हर साल जो हमें एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट जो है वो लगानी पड़ती है इस चीज के ऊपर। अब हम ये देखेंगे कि कोरोजन को कैसे जो है वो बीट किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है इस प्रॉब्लम को। तो पहला इसका जो बीटिंग कोरोजन, सिंपल सा इसका एक जो कह रहे हैं कि हम प्रोसेस है, हम पेंट या फिर ग्रीस जो है वो मेटल की सरफेस पे लगाते हैं ताकि मेटल जो है वो गले ना, ठीक है। कोरोजन को हम आमतौर पे गलना भी कह सकते हैं, मेटल खराब हो जाता है। आपने देखा होगा कि आमतौर पे जो लोहा होता है उसके, जैसे फ्रिज है, आपके घर में रेफ्रिजरेटर जो है होते हैं, तो आप अगर गौर करेंगे तो उसकी जो नीचे वाली सरफेस होती है, आप देखो फूल चुकी होती है, गल चुकी होती है, क्योंकि जब लाइट जाती है तो उस पर जाहिर है फ्रिज बंद हो जाती है तो उसमें पानी जो है वो गिरता है। तो अगर वो पानी उसके साथ लगता रहे बार बार, या अगर हम वॉश कर रहे हैं फ्रिज को तो फिर वो गल जाता है। इस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। इसको हम कैसे जो है वो दूर कर सकते हैं, ठीक है, पेंट के जरिए से, ग्रीस के जरिए से। ग्रीस क्या होता है, ठीक है, ग्रीस एक थिक ऑयली सब्सटेंस होता है जो कि प्रिवेंट करता है कोरोजन को। और ये आपने आमतौर पर देखा होगा, अगर आप साइकिल इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो चेन है उसको अगर आप रेगुलर जो है ऑयलिंग करेंगे तो फिर वो उसको रस्ट भी, जंग भी नहीं लगेगा, ठीक है, और इसके अलावा वो फ्रिक्शन भी वो नहीं करेगी, रगड़ भी नहीं करेगी, आसानी के साथ फ्रीली जो है वो मूव कर सकेगी। इसके बाद हम जो है वो दूसरा जो तरीकाकार अपनाते हैं, ठीक है, कोरोजन को रिमूव करने के लिए, खत्म करने के लिए, वो कहलाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? अगर हम एक मेटल को दूसरे मेटल की सरफेस पे कोट करवाएंगे, एक मेटल सरफेस को, ये एक मेटल सरफेस सपोज करें, मैं इसके ऊपर एक दूसरा मेटल जो है कोट कर रहा हूं, एक दूसरा मेटल इसके ऊपर चढ़ा रहा हूं, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है कि ये जो मेटल है, ठीक है, हो सकता है ये रिएक्टिव मेटल हो, मैं इसके ऊपर लेस रिएक्टिव मेटल की ऊपर जो जिस तरह ये टॉप पर जो रिएक्टिव मेटल है, अब मैं किसी भी जो लेस रिएक्टिव मेटल उसकी प्लेटिंग अगर इसके ऊपर कर देता हूं, कोट कर देता हूं इसके ऊपर, तो इससे क्या होगा कि एक कोरोजन से जो वो बच सकता है। इसके बाद हम जो है वो एक प्रोसेस कहलाता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं? अच्छा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस और one metal onto another, ठीक है, क्या लिखा मैंने? कोट one metal onto another, यानी एक मेटल की सरफेस में मैं दूसरा मेटल उस पर कोट कर रहा हूं, तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इसके जरिए से भी कोरोजन को कम किया जा सकता है। इसके बाद गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है
जिसमें मैं यूं कह लेता हूं कि जिंक की जो हम प्लेटिंग करवाते हैं। मोल्टन जिंक जो है जैसे हमारे आमतौर पे एक तो चादरों वाली छत जिसको हम कहते हैं, और एक स्टील रूफ होती है, ठीक है, ठीक है। इस स्टील रूफ के ऊपर जिंक की जो है वो कवरिंग जो है वो करवाई जाती है, मोल्टन जिंक और जिंक मेटल। इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन जो है वो कहते हैं। इसके जरिए से भी, क्योंकि आप देखिए जिंक जो है वो लोअर इन द रिएक्टिविटी सीरीज है एज कंपेयर टू अदर्स, तो इसके जरिए से भी हम जो है क्रोजन के जो इम्कानात है, यानी मेटल के गल जाने के जो इम्कानात है, हम उसको कम कर सकते हैं। इसके बाद एक और स्टेप कहलाता है, इस तरह ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात की, इसमें क्रोमियम प्लेटिंग जो है वो आ जाता है। क्रोमियम प्लेटिंग आपने देखा होगा, आपके जो साइकिल है, बाईसाइकिल, उसके जो हैंडल बार्स होते हैं वो शाइन कर रहे होते हैं, चमक रहे होते हैं, और उसको आमतौर पर जो जंग नहीं लगता, उस पर क्रोमियम की जो है वो क्या की गई होती है, कोटिंग की गई होती है। इसी तरह जो टैप्स इस्तेमाल करते हैं, नल इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर भी क्या होता है, क्रोमियम की जो वो प्लेटिंग की जाती है। अब वो क्रोमियम की प्लेटिंग क्या करती है, उस मेटल को क्रोजन से जो बचाती है। इस तरह एक और प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। क्या नाम देते हैं, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। अगर मैं किसी मेटल को बचाना चाह रहा हूं, ठीक है, और मैं उसके ऊपर एक ऐसा मेटल कोट कर रहा हूं जो कि हाईली रिएक्टिव है, जो कि हाईली रिएक्टिव है। पहले हमने क्या किया कि उसके ऊपर वो मेटल जो है वो कोट किया जो कि लेस रिएक्टिव है, ताकि पानी का या एसिड का या वाटर एयर ऑक्सीजन का कोई इफेक्ट उस पर ना हो। अगर मैं ऐसा करूं कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल की कोटिंग कर दूं मेटल के ऊपर, इसलिए कि अगर वो मेटल जो खराब भी हो जाएगा तो मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा, इसे हम कहते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। यानी एक हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो बचाता है, ठीक है, वो प्रोटेक्ट करता है लेस रिएक्टिव मेटल को, ठीक है, वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को बचाता है। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन जब मैं लिखूंगा, हाईली रिएक्टिव मेटल प्रोटेक्ट्स लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है। अगर एक हाईली रिएक्टिव मेटल, सपोज कर लेते हैं मैग्नीशियम, हाईली रिएक्टिव मेटल है, टॉप फेरिस के अंदर वो टॉप पर है, तो अगर मैं उसकी प्लेटिंग किसी दूसरे मेटल के ऊपर कर रहा हूं ताकि वो क्रोजन से बच जाए, तो ये वाली प्रोटेक्शन क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। इसकी मिसाल जो है कि ये इस्तेमाल किया जाता है शिप्स के अंदर। शिप्स का जो हल होता है, ठीक है, इसको हल कहते हैं, शिप्स हल, ठीक है। इसको आप आमतौर पर यूं कह रहे हैं फ्रेम ऑफ द शिप, ठीक है। जहाज जो है जो पानी के अंदर होता है, उसकी जो पूरी फ्रेम होती है, उसकी जो बॉडी होती है, जिसका जो अंडरग्राउंड जमीन के अंदर जो है मौजूद होता है, पानी के अंदर, ठीक है, उस हिस्से को हम हल कहते हैं। क्या कहते हैं जी, हल कहते हैं। अब इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, इस पर मैग्नीशियम की जो कवरिंग की जाती है, ठीक है। अब मैग्नीशियम जो है वो हाईली रिएक्टिव तो होता है, लेकिन जब वो खराब हो जाता है तो फिर हम उसको आसानी के साथ जो क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो इस तरह से भी हम प्रोटेक्शन जो है वो कर सकते हैं फ्रॉम क्रोजन। मेटल की प्रोटेक्शन हम करते हैं क्रोजन से। इसके बाद एक और तरीका जिससे हम मेटल को बचा सकते हैं क्रोजन से, गल जाने से, वो तरीका कहलाता है फॉर्मिंग एलॉयज, ठीक है, एलॉयज। अगर मैं चाह रहा हूं कि मेटल जो है वो खराब ना हो, ना उसको रस्ट लगे, ना वो क्रोड हो, ना गले खराब ना हो, तो हम क्या करते हैं, दो मेटल्स को या दो से ज्यादा मेटल्स को आपस में कंबाइन करके जो मेटल मिक्सचर ऑफ मेटल बनाते हैं उसको हम कहते हैं एलॉयज। तो मैं यहां लिख रहा हूं मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, ठीक है। आमतौर पे
हम जो स्टील इस्तेमाल करते हैं, ये कार बॉडी पैनल्स के अंदर इस्तेमाल होता है, हम इसको बर्तन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ये दरअसल आयरन का एलॉय है। क्या कहलाता है? ये एलॉय कहलाता है। ये प्योर मेटल नहीं होता, बल्कि इसके अंदर अभी जिस तरह हम ये पढ़ेंगे, स्टील के अंदर 85% आयरन मौजूद होता है और उसके साथ 15% क्रोमियम मौजूद होता है। ठीक है, अब ये दो मेटल्स हैं, अब जब ये दो मेटल आपस में मिल जाते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और ये फ्री फ्रॉम क्रोजन भी जो है वो हो जाते हैं। तो एलॉयज क्या कहलाते हैं? मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल। जब हम मेटल्स का दो या दो से ज्यादा मेटल्स को आपस में हम मिलाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? एलॉयज बन जाते हैं और इसको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी आम रूटीन के अंदर। ठीक है, ताकि इसकी जो है वो कहलें प्रोडक्टिविटी जो है वो मेटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए कि हम इसको ज्यादा देर तक जो इस्तेमाल कर सकें। अब कुछ एग्जांपल्स है एलॉयज की। ये कहलाता है ड्यूरेनियम। ठीक है, ड्यूरेनियम जो है इसमें 95% एल्यूमिनियम मौजूद होता है और 4% कॉपर मौजूद होता है और दीगर इस तरह के मेटल जो वो मौजूद होते हैं। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? ये एयरक्राफ्ट के अंदर, जो हमारे जहाज वगैरह होते हैं उसके जो पार्ट्स होते हैं उसके अंदर जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह ब्रॉन्ज है। ठीक है, ब्रॉन्ज के अंदर 85% कॉपर मौजूद होता है और टीन जो है वो 15% टीन मौजूद होता है इसमें। ये टीन क्या है? ये टीन जो है वो एक मेटल है, जिसे हमने यहां पढ़ा, टीन मेटल। इसी तरह सोल्डर, आपने देखा होगा जब हम कोई भी टांका, जब हम उसको आमतौर पर टांका कहते हैं, मेटल कनेक्शन जिसको हम कहते हैं, वो अगर टूट जाता है तो हम सोल्डरिंग आयरन से वो जो टांका लगाते हैं, वो जो वायर होती है उसको कहा जाता है सोल्डर। और ये बड़ी आप उसको हाथ में बड़ी सॉफ्ट होती है और मेल्ट हो जाती है लो टेम्परेचर पे, और जब ये कूल हो जाती है तो फिर वो हार्ड हो जाती है। इसमें 66% लेड मौजूद होता है, 33% कॉपर मौजूद होता है। इसी तरह हम मॉडल की बात करें, 70% निकल, 30% कॉपर इसमें मौजूद होता है। ये कहाँ मौजूद होता है? ये भी जो है वो एयरक्राफ्ट और शिप बिल्डिंग्स के अंदर इस्तेमाल होता है। इसका स्टेनलेस स्टील 85% आयरन इसमें मौजूद होता है और 15% इसमें क्रोमियम मौजूद होता है। अब आपको पता है स्टेनलेस स्टील हम जो है वो घर के अंदर जिस तरह स्पून वगैरह हैं या जो है वो नाइफ्स वगैरह हैं उसके अंदर जो है वो इस्तेमाल होता है। ये तमाम की तमाम एग्जांपल्स हैं एलॉयज की। ठीक है, इसकी एग्जांपल है एलॉयज की। अब एलॉयज क्या होता है, हमने ये तमाम चीजें देख ली हैं। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक रहेगा इसमें कि अब सवाल जहन में उठता है कि मेटल्स कहाँ से हासिल किए जाते हैं। तो मेटल्स जो है उस जमीन से हम जो है वो हासिल करते हैं और इंशाल्लाह ताला जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम दी अर्थ होगा कि कैसे जमीन से मेटल जो है वो हासिल किया जाता है। बहुत शुक्रिया।